हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप बच्चों? अगर अब नवंबर के मंथ में ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप कमबैक करने वालों में से हो। आपको पता है अच्छे से कि जो नवंबर का मंथ है ये मेक और ब्रेक जोन है। यहां पर अगर आपने हार मान ली, अगर इस मंथ के बाद अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया आपने, अगर फोकस नहीं रहे, तो ये मान लीजिए कि नीट में सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर 90% बच्चे यहां पर हार मान जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब वो 60-70% सिलेबस में बहुतों का तो बैकलॉग हो गया है, बहुत सारे बच्चों का वीक चैप्टर्स रह गए हैं, तो उसका एक प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में। और अभी लास्ट में टीचर्स लोग भी सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, थोड़ा स्पीड गेन करते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, आपको कंसिस्टेंट और फोकस रहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको किसी भी हालत में आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए। बस 2 या 3 महीने का गेम बाकी है, उसके बाद तो बस रिवीजन का टाइम रहेगा और उसके बाद तो सब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अभी इन 2-3 महीने में आप अच्छे से मेहनत करिए, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करिए। सिर्फ आपके साथ ही बैकलॉग की प्रॉब्लम नहीं है, आपके ही वीक चैप्टर्स नहीं रह गए हैं, बहुत सारे बच्चों के रह गए हैं, बहुत सारों को बैकलॉग हो गया है। तो आपको यहां पर क्या करना है उसी को आज मैं डिस्कस करूंगा। क्या हमारा नेक्स्ट 6 मंथ का रोड मैप रहेगा, कैसे हमें आगे की तैयारी करना है, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आपने काफी अच्छे से तैयारी करी है, लेकिन दिवाली के बाद मोमेंटम टूट जाता है। तो इस मोमेंटम को हम कैसे कंटिन्यू करके रखेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसे हमें बच्चों 6 मंथ का रोड मैप क्या रहेगा, इसे अब हमें समझना होगा। देखिए, इस 6 मंथ को मैंने 3 फेज में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले नवंबर से लेकर फरवरी तक हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, परफेक्शन पे फोकस नहीं करना है, बस सिलेबस को कंप्लीट करना है फरवरी तक। उसके बाद जो मार्च और हाफ मंथ अप्रैल का जो रहेगा, 1.5 मंथ टोटल रहेगा, उसमें आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, एक दिन रिवीजन करना है, एक दिन टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। ये 1.5 मंथ तक कंटिन्यूस चलेगा। और उसके बाद जो 15 डे का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें हमें टेस्ट सिलेबस एग्जाम के पहले पहले क्या हमें तैयारी करना होगा, कैसे रिवीजन करना है, उसका प्लान है। तो 3 फेज है यहाँ पर। तो नवंबर से लेके जो फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? चैप्टर्स की। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक आपके क्लासरूम में कंप्लीट हो गए हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट होना बाकी है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका बैकलॉग बाकी है, जिसको आपने पढ़ा नहीं अभी तक, किसी कारणवश आपने उसको पढ़ नहीं पाया है। तो बैकलॉग कौन से चैप्टर का बाकी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक चैप्टर है, आपने पढ़े तो हैं, क्लासरूम में अटेंड भी किए, नोट्स भी आपके पास है, लेकिन आपके वीक रह गए हैं, परफेक्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी वीक है वो मेरे, तो उनकी भी लिस्ट बनानी है। और ऐसे चैप्टर्स की भी लिस्ट बनानी है जिनमें आप पढ़े हैं, आपको आते भी हैं, आपको नोट्स याद भी, आपको थ्योरी भी याद है, आपको पता है कि अगर वो एक बार आप रिवाइज कर लोगे, नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उनके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो ऐसे सभी चैप्टर की एक लिस्ट बनानी है। ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही हो जाना चाहिए, मतलब अभी हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। क्योंकि देखिए, जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हमें क्या करना है, हमें हमारे कितना कोर्स बाकी है, हमने कितना पढ़ लिया है, हम कहाँ हमारा वीकनेस है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, तब तक हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फोकस ये रहेगा। अब दूसरा करना क्या है? अगर जिन चैप्टर का बैकलॉग रह गया है तो आपको लाइव क्लासेस नहीं देखना है, ना लाइव क्लासेस, ना तो ऑफलाइन अटेंड करना है ना ऑनलाइन अटेंड करना है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखना है, 1.25x से या 1.5x स्पीड से देखना है और नोट्स बनाना है। और आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। जो भी बैकलॉग रह गया है उस चैप्टर का आपको सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर लेना है और रोज 1 घंटा आपको उसको उसके लेक्चर को देखना है। मतलब एक लेक्चर जब तक कंप्लीट हो जाए आपको देखना है उसको, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। देखिए, अभी आपको जो करंट में क्लासरूम चल रही है उससे तो अटेंड करना ही करना है,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में आप ये जो करंट पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन नहीं कर पाओ, उसका होमवर्क नहीं कर पाओ। वो तो करना ही है, लेकिन 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा निकालना है बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बैकलॉग कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फिर आपको वीक अगर जो चैप्टर रह गया है, जो चैप्टर आपको ठीक से नहीं आता है, आपने पढ़ा है, आपने नोट्स भी बनाए, क्लास भी अटेंड करी है, लेकिन आपका वीक रह गया है वो, तो उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो ये काम करेंगे, और उसको भी एक बार में नहीं देखें। वन शॉट वीडियो हालांकि होता ही छोटा है, आप उसको 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए एक वीडियो को। जितना भी आप टाइम निकाल सको, आपको टाइम निकाल करके करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपको लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना किसी भी हालत में जरूरी है, फिजिक्स से क्वेश्चंस नहीं आप कर पाए, तो आपको उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी टाइम निकालना होगा। अब आप कहोगे कि सर इतना टाइम कैसे निकाले? आप कह रहे हो एक तरफ कि हमें तो ये रेगुलर क्लास भी अटेंड करना है, रेगुलर होमवर्क भी करना है, करंट का भी पढ़ना है, रेगुलर टेस्ट भी आते रहते हैं, तो कैसे टाइम निकलेगा? देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फोकस रह करके कि आपको क्या कंप्लीट करना है फरवरी तक, पहले उसका फोकस बनवा रहा हूं कि आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन सा आपका बैकलॉग रह गया है, कौन सा आपका वीक पार्ट है, किसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पहले फोकस बनाइए कि इन पे फोकस करना है। और आपको मैं रेगुलर बेसिस पे 1 आवर निकालने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ 1 आवर आपको रेगुलर बेसिस पे निकालना है, और जितना आप मैक्सिमम निकाल सको, लेकिन 1 आवर तो मिनिमम आपको निकालना ही होगा। अब आप कहोगे सर कैसे निकाले, हम तो ऑलरेडी 7 से 8 घंटे पढ़ते, 10 घंटे पढ़ते, टाइम ही खत्म हो जाता है। देखिए, अभी तक एक तरीका है उसका, अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप सिर्फ पढ़ते थे, मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ लिया, इवनिंग में फिजिक्स पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब आपको टाइमर के साथ पढ़ना होगा। तो टाइमर आपको क्या कराएगा, टाइमर मॉर्निंग में आपको चालू करना है, और आप पढ़ाई करोगे, कभी भी पढ़ाई करो, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जब तक सोओगे तब तक पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें टाइमर के साथ ही पढ़ना है आपको। और पूरे दिन भर का आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने आज 7-8 घंटे तक पढ़ाई करी, लेकिन इफेक्टिव स्टडी कितनी करी। अगर 1 मिनट के लिए भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका फोकस हट रहा है, टाइमर को बंद कर लेना है। 1 मिनट के लिए अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ा, टेबल छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो टाइमर को बंद कर लीजिए। और जब भी पढ़ाई करिए तो टाइम बाउंडेड हो जाइए कि आगे के 15 मिनट में क्या पढ़ना है, ये पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1 आवर में क्या कंप्लीट करना है, ये पहले से पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस अभी तो बना रहेगा। नहीं तो 2-2 घंटे में आप 2 घंटे में भी हम इतना कम पढ़ते हैं कि वो जो चीज़ हम आधे घंटे में पढ़ सकते थे, कभी कभी उसको पढ़ने के लिए पूरा दिन भर लग जाता है। और एक भी दिन ऐसा खराब नहीं करना है, एक भी दिन। देखिए बच्चों, अभी मोमेंटम को गेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिवाली के बाद मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, और अभी प्रेशर भी माइंड पे आता है, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि ये बैकलॉग रह जाते हैं, कोई चैप्टर वीक रह जाते हैं, कुछ चैप्टर के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी रह जाती है, हमें हमेशा लगता रहता है कि हम भूल रहे हैं, हमें फ्यूचर का भी टेंशन होने लगती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के लिए एक माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है। लेकिन आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपका मन लगे या ना लगे, आपको एक सिस्टम बनाना है। कितना सिंपल सिस्टम है, 6-7 घंटे इफेक्टिव स्टडी करना है। तो एक तो आपको टाइमर के साथ पढ़ना ही पढ़ना है, और दूसरा आपको क्या करना है, जब सोओगे आप उसके आधे घंटे पहले जो भी दिन भर आपने पढ़ा है, 10-10 मिनट का टाइम हर एक सब्जेक्ट को दीजिए। 10 मिनट बायोलॉजी को सोचिए कि आपने एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइन पढ़ी है, आपको याद आ रही कि नहीं आ रही है, आपको कंसेप्ट याद आ रहे कि नहीं आ रहे, आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, आपने जो साइंटिस्ट के नाम याद किए हैं, जो शीट्स याद किए, जो डायग्राम देखे, आपको याद आ रहे कि नहीं आ रहे, आप वो करिए। आप केमिस्ट्री को देखिए, केमिस्ट्री के ट्रेंड्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की लाइंस आपको याद आ रही कि नहीं आ रही, आपने जो क्वेश्चंस करे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको थ्योरी याद आ रही कि नहीं आ रही, फिजिक्स में आपको फार्मूला शीट याद आ रही कि नहीं आ रही, आपको फार्मूला याद आ रहे कि नहीं आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। इनको सोचिए। आप सोने के पहले आधे घंटे आपको रेगुलर काम करना है। और तीसरा, मोबाइल तो सब जानते ही हैं, मोबाइल की तो बात करनी भी नहीं चाहिए। इस वक्त आपको मोबाइल तो चलाना ही नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर तो जाना ही नहीं चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर जा रहा है, जो मोबाइल चला रहा है, जो एक्स्ट्रा टाइम अपना खराब कर रहा है, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं आपको कह दे रहा हूं, जिसने भी नवंबर से लेके अभी लास्ट एग्जाम तक मोबाइल में 1 मिनट भी खराब किया, उसने अपनी रैंक कम करी है। तो 1 मिनट भी हमें खराब नहीं करना। मोबाइल का यूज कैसे करना है? मोबाइल का यूज हमें करना है वन शॉट वीडियो देखने के लिए, मोबाइल का हमें यूज करना है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए, मोबाइल का हमें यूज करना है कोई डीपीपी वगैरह अगर सर ने दी है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए। बस उतना ही करिए, बस उतना ही करिए। उसके बाद हमें मोबाइल का यूज नहीं करना, देखना भी तक नहीं है, किसी से मोबाइल में ज़्यादा बात भी नहीं करनी है।
आपको इतना फोकस रहना पड़ेगा, इतना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप टाइम निकाल पाओगे। जो मैं कह रहा हूं ना कि रोज आपको 1 आवर मिनिमम निकालना है, आप ज्यादा निकाल पाओ तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको करना होगा। इसके बाद में जो सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, जैसे आपको, हालांकि सेकंड फेज की तो अभी डिस्कशन करना नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड फेज में हम क्या करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट फेज में मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, सेकंड फेज में मार्च में और अप्रैल में आपको कंटिन्यूअस टेस्ट देना है। और सोचिए, टेस्ट देना है, अल्टरनेट डे पे आपको टेस्ट देना है, या रेगुलर भी देना पड़ सकता है। तो आपको अगर आपको अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है तो आपको रिवीजन करना होगा एक दिन पहले। और सोचिए, अगर बैकलॉग रहेगी आपका, सोचिए आपका कोई ऐसा चैप्टर रहेगा जो काफी वीक है, कोई ऐसा चैप्टर रहेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करना बाकी है, अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया ढंग से उसमें, तो फिर उनको अगर उस टाइम पे आप करोगे तो फिर उस टाइम पे रिवीजन कैसे कर पाओगे। और अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो टेस्ट कैसे दे पाएंगे, टेस्ट अगर अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे तो एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अभी से लग जाइए। और जो मैंने कहा है, बैकलॉग रह गया हो, वीक कोई चैप्टर रह गया हो, कोई क्वेश्चन जिसमें अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, ऐसे कोई चैप्टर रह गए हो, बस थ्योरी पड़ी है, उन सबको कर लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, एक्स्ट्रा जितना टाइम निकाल सके। और एक्स्ट्रा टाइम निकालने के तरीके 3 है बस, मैंने जो आपको कहा। एक तरीका है, मोबाइल तो चलाना नहीं है, सोशल मीडिया पे जाना नहीं है, मोबाइल का अच्छे तरीके से यूज करना है। दूसरा मैंने कहा आपको कि आपको टाइमर के साथ ही पढ़ना है, टाइम बाउंडेड हो जाना है बिल्कुल। और तीसरा चीज मैंने आपको कहा है कि लास्ट में दिन में जब सोने जाओगे, रात में जब सोने जाओगे, तो सोने के पहले आधा घंटा आपको सोचना है, रिवीजन करना है कि क्या पढ़ा आपने। देखो, जितना ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, हम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे संडे आता है तो संडे हम कुछ नई चीज पढ़ने लग जाते हैं, कोई नया चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं, जबकि संडे कोई दिन नया चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं होता। संडे के दिन आपको पुराना जो आपने पढ़ लिया है, पूरा वीक में जो पढ़ा है, जो बैकलॉग आपने कवर किया है, जो वीक चैप्टर आपने कवर किए हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, पिछले पूरे वीक में जो नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन करने का होता है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हम चाहते हैं कि नई चीज पढ़े और नई चीज पढ़े और नया कंप्लीट करे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं स्पेशली, वो तो टीचर के पहले पढ़ लेते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर जिस स्पीड में चल रहा है उसी को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। और आपको गोल ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको सोर्सेस कम कर देना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ 2-3 चीजों पे फोकस रखना चाहिए। तो एनसीईआरटी पे फोकस रखना चाहिए। एनसीईआरटी पे आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपने किए भी होंगे, आपको पता होगा कि 95% जो चैप्टर जो सिलेबस आता है नीट का, वो एनसीईआरटी से आता है। चाहे बायो में तो पूरा ही आता है, केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम आता है। तो इन पे तो आपको एनसीईआरटी ही करनी चाहिए। और दूसरा, आपको क्लास नोट्स पे फोकस करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट है, अभी से आपको एक नोटबुक बनाना होगा, एक डाउट कॉपी बनाना होगा, बायो की अलग, केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग। और जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, आप अभी माइनर टेस्ट दे रहे हो, जो भी टेस्ट आपकी कोचिंग क्लास में होते हैं वो टेस्ट दे रहे हो, तो जब आप एनालिसिस करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको आते नहीं, जिससे आपको पता लगता है आपकी सिली मिस्टेक हो गई, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो उन सभी क्वेश्चंस को उन नोटबुक में लिख लेना है। और रेगुलर भी हम जब घर पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते उस नोटबुक में आपको लिख लेना है। आप मार्क तो कर लेते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि ये तो मुझे लास्ट के 15 डे में रिवाइज करना ही होगा, उन क्वेश्चंस को आपको अलग नोटबुक पे लिख लेना है। जितनी बार भी इसके अलावा आपको और एक काम करना है, एक नोटबुक बनाना है। हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक बनाना है। बायो की एक नोटबुक अलग बनाना है, एक फिजिक्स की बनाना है, केमिस्ट्री की बनाना है। और इन नोटबुक को हम कहेंगे डाउट कॉपी। इस डाउट कॉपी में आपको करना क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हो, आप जो भी कंसेप्ट्स पढ़ते हो, जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है, जो भी आपको याद नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए, वो सब उसमें लिखते जाना है, रेगुलर बेसिस पे लिखते जाना है। और आपको पूरी बायोलॉजी की कॉपी भर देना है, एक पूरा नोटबुक भर देना है। ऐसे केमिस्ट्री की भी भर देना है, ऐसे फिजिक्स की भी भर देना है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किए, जो भी क्वेश्चंस आप करने वाले हो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करने वाले हो, टेस्ट में क्वेश्चंस करने वाले हो, नॉर्मल आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, ये जो भी करने वाले हो सबको इस नोटबुक में आपको लिखना होगा, ताकि लास्ट की जो थर्ड फेज आएगी, जो 15 डेज रहेंगे, उसमें हम इन 3 नोटबुक को पढ़ने वाले हैं, इन 3 नोटबुक का रिविजन करने वाले हैं। क्योंकि ये 3 नोटबुक आपको बताएगी कि साल भर आपने कहां कहां मिस्टेक्स करी है, कहां कहां आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो आप अभी से एक आदत बना लीजिए। एक तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, जो थ्योरी आपको याद नहीं हो रही है, जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत है, वो सब कॉन्सेप्ट्स आप इन नोटबुक में हर एक चैप्टर की लिखते रहिए, हर एक सब्जेक्ट की लिखते रहिए।
और इससे फायदा ये होने वाला है कि हम लास्ट के टाइम इनको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे और नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो लास्ट के 15 डे में हमें बस ये काम करना है। लास्ट के 15 डे में हमें टेस्ट नहीं देना है, लास्ट के 15 डे में हमें रिवीजन करना है। टेस्ट तो हमें पहले देना है, मार्च में 1 महीना देना है, हाफ मंथ अप्रैल में देना है, और उन टेस्ट में जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम करेंगे, वो सब इन नोटबुक में लिखते रहेंगे। इवन अभी की जो भी टेस्ट है उनमें उनकी भी हम सब चीजें लिखते रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए ये 6 मंथ 100% आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अभी तक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर किसी कारणवश हम नहीं पढ़ पाए, अभी तक आपका मन नहीं लगा है, अभी तक आप समझ नहीं पाए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फेज, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी से आप स्टार्ट करिए, आज से स्टार्ट करिए। आज से सोच लीजिए कि आपको करना ही किसी हालत में, आपको डॉक्टर बनना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डॉक्टर बनना ही होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सर पढ़ने का मन नहीं करता। आप प्लान बी नहीं बना सकते, आपको प्लान ए पे ही रहना होगा। प्लान बी कभी बनाना ही नहीं है। जब तक नीट का पेपर ना हो जाए तब तक प्लान बी के बारे में सोचना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको इस प्लान ए पे ही स्टिक रहना है। कुछ भी हो जाए, मन करे या ना करे, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है, 6 to 7 आवर रेगुलर पढ़ना है, इफेक्टिव पढ़ना है, टाइमर के साथ पढ़ना है। और देखिए, मान लीजिए अगर आपने ये कर लिया ना, तो ये मान के चलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो बस इतना आप ब्लाइंडली मेरी बात को मानिए, आप ये करके देखिए, आप 1 महीना करके देखिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।